हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि कुछ ही दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड रीजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ दिस बिल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 seeks to raise the age of legal marriage for women from 18 to 21। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि आपने अब तक बहुत बार सुन ली होगी कि इसमें जो एज है वुमेन की वो इंक्रीज कर दी गई है 18 से 21 तक, कि अब वुमेन की मैरिज मिनिमम मैरिज एज 21 हो जाएगी। It apply to all communities in the country and once enacted will supersede existing marriage laws and personal laws। तो इसमें क्या है कि कंट्री में जितने भी कम्युनिटी होंगे ये हर किसी पे अप्लाई होगी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियंस पे होगी अप्लाई, ये सब पे अप्लाई होगी। एंड इट विल सुपरसीड द एग्जिस्टिंग मैरिज लॉज एंड पर्सनल लॉज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पहले जो हमारा 2006 का लॉ था वो सुपरसीड नहीं करता था पर्सनल लॉज पे, और हर एक पर्सनल लॉज जो थे जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब में मैरिजेस की एज अलग थी और ये बहुत ही अनयूनिफॉर्म था। लेकिन अब जो ये लॉ है अमेंडमेंट बिल 2021 सारे पर्सनल लॉज को सुपरसीड कर देगा, और इसीलिए अब थ्रू आउट द कंट्री जो एज है वो 21 रहेगी, थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट ऑल द कम्युनिटीज। इसके बाद इसमें एक पॉइंट है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 was not applicable to Muslim, Christian and Jews। तो इसमें ये बताया कि जो 2006 का लॉ था वो मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ज्यूज पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन ये जो बिल है 2021 का ये सब पे एप्लीकेबल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव एंड रीजन फॉर इनेक्टमेंट ऑफ दिस बिल। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले पॉइंट बताया है वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 को रिप्लेस किया गया था। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 को रिप्लेस किया गया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। लेकिन इसके बावजूद भी जो चाइल्ड मैरिजेस थे वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुए हमारी सोसाइटी से, इसलिए एक अर्जेंट नीड थी इन सारी सोसाइटल इश्यूज के साथ टैकल करने के लिए और एक रिफॉर्म लाने के लिए। इसमें ये लिखा है वी कैन नॉट क्लेम प्रोग्रेस अनलेस वुमेन प्रोग्रेस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे एक बात की गई है फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये रिफॉर्म लाना जरूरी था। The enactments inter alia relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937, the Special Marriage Act, the Hindu Marriage Act, and Foreign Marriage Act do not provide uniform minimum age of marriage for men and women। जो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो डिफरेंट लॉज हैं इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है एज को लेके, इसीलिए ये बिल लाना जरूरी था और इसमें एक यूनिफॉर्म एज जो कि 21 है वो रखा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स ये सारे के सारे बिल में मेंशन है। मैंने बिल की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से बिल को देख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जेंडर इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट एंड ऑल्सो गारंटी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। ये चीज़ें तो आप सब लोग को पता होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स को प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन जब वुमेन की एज ऑफ मैरिज 18 है और मेन की 21 है तो ये आपको नहीं लगता कि इक्वालिटी नहीं है? इसीलिए इस एज को दोनों लोगों के लिए वुमेन एंड मेन 21 कर दिया गया है। The existing laws do not adequately secure the constitutional mandate of gender equality in marriageable age among men and women। इसमें यही लिखा है कि
इसमें जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, जो एज थी मैन एंड वुमेन उसको लेकर। Women are often put to disadvantageous position in regard to higher education, vocational instructions, attain, attainment of psychological maturity and skill set, etc. वुमेन्स के पास ये एक डिसएडवांटेज थी, क्योंकि जब 18 के एज पे शादी हो जाएगी तो हायर एजुकेशंस एंड जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उनके डेवलपमेंट में एक रुकावट आ जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसमें लिखा गया है। Entering into employment sphere and being a part of workforce to make themselves self dependent। यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट की बात की गई है कि वुमेन्स जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाती है। Before girls getting married is critical area. This disadvantages perpetuate dependence of women on men। यहाँ पे एक बात कही गई है, डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन मेन। तो ये वुमेन के लिए ही सिर्फ डिसएडवांटेजेस नहीं है, एक्चुअली ये मेन के लिए भी है, क्योंकि मेन के ऊपर यहाँ पे एक वुमेन डिपेंडेंट हो रही है तो मेन का लोड भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअली जो ये चीज बोली है ये दोनों के लिए सही है, वुमेन एंड मेन दोनों के लिए। There are also imperatives for lowering maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as improvement of nutrition level and sex ratio at birth, as these would promote possibilities of responsible parenthood for both father and mother, making them more capable of taking better care of their children। तो यहाँ पे हमने कुछ इस पैराग्राफ में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन लेवल में इम्प्रूवमेंट आएगी, सेक्स रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अगर जो पेरेंट्स दोनों अगर 21 के एज पे होंगे तो वो दोनों ही मैच्योर होंगे, तो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड दे सकते हैं वो अपने बच्चों को, वो ज़्यादा अच्छी केयर कर सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। It is also important to bring down the incidence of teenage pregnancies, which are not only harmful for women overall health but also result in more miscarriage and stillbirths। तो यहाँ पे इसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी भी कम हो जाएगी, मिसकैरिएज के केसेस भी कम हो जाएंगे और स्टिल बर्थ्स के केसेस भी कम हो जाएंगे। Discrimination against women also comes in the way of achieving sustainable development goals and goes against the principle enunciated under the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, to which India is a signatory। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। ये यूएन की एक कन्वेंशन है जिसका सिग्नेटरी इंडिया भी है। इट इज इम्पेरेटिव टू टैकल जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन and to put in place adequate measures to secure health, welfare, and empowerment of our women and girls to ensure status and opportunity for them at par with men। तो यहाँ पे बात कही गई है कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट किया गया है, वुमेन की हेल्थ वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की गई है एंड उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जैसे कि मेन को मिलती है। In order to address the issue of women in holistic manner as a measure of empowerment of women, gender equality, increasing the female labor force participation, make them self-reliant and to enable them to take decision themselves, the bill inter alia proposes to। अब इसमें ये कहा गया है जेंडर इक्वालिटी के लिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए और वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और उनको खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करने के लिए इस बिल में कुछ चीज़ें हैं जो कि नीचे बताई गई है। तो इसमें पहला पॉइंट है amend the prohibition of child marriage act 2006 to reinforce its application overriding all other existing laws including any custom uses practice governing the parties in relation to marriage। इसमें यह लिखा गया है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं ये लॉ उसको ओवरराइड करेगा और अगर कोई कस्टम्स वगैरह भी हैं तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है कि ये लॉ उनको भी ओवरराइड करेगा। इसका सेकेंड पॉइंट है ब्रिंग वुमेन एट पार विद मेन इन टर्म्स ऑफ मैरिजेबल एज। तो जितनी मेन की एज है वुमेन की एज भी
उतनी ही की गई है। इसका थर्ड पॉइंट है प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉ कस्टम यूजेस और प्रैक्टिस गवर्निंग द पार्टीज। इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉ कस्टम या फिर कुछ भी है, ये लॉ एप्लीकेबल होगा और चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करेगा। इसका फोर्थ पॉइंट है डिक्लेयर दैट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एवरी अदर लॉ कस्टम यूजेस और प्रैक्टिस गवर्निंग द पार्टीज। इसमें भी वही चीज है कि इस एक्ट के प्रोविजंस जो है उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट है मेक कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स टू द अदर लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, और इसमें बाकी के लॉज जो हैं उसमें भी अमेंडमेंट करने की बात की गई है जो कि मैरिज से रिलेटेड है। मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको देखना। उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से लॉ में अमेंडमेंट्स हो रही है, आप वो एक बार ज़रूर देख लेना। और इसका सिक्स पॉइंट है मेक द अमेंडमेंट इफेक्टिव इन रिलेशन टू मैरिजेबल एज टू 2 years from the date of bill receives in assent of the President so as to provide sufficient opportunity to one and all in our collective efforts and inclusive growth and to make effective other provisions immediately. And इसका fourth point है the bill seeks to achieve the above objectives। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो डेट है 20 दिसंबर, ये इस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।